नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ और हमारी इस खास पेशकश आईडीए में आज हम बात करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच के नए संबंधों की, क्योंकि अमेरिका में एक नया निजाम बदला है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते हर लिहाज से बेहतर रहे हैं पिछले कुछ खास सालों की बात की जाए। मौजूदा केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद इस संबंध पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ समय पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा के बीच रिश्तों में एक नई गर्माहट, एक नई मजबूती देखने को मिली थी। उस रिश्ते का असर रक्षा क्षेत्र में दोनों मुल्कों के आपसी रिश्तों पर भी पड़ा। अमेरिका के साथ भारत ने कई सौदे किए और कई अभी पाइपलाइन में हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि अब अमेरिका की कमान डेमोक्रेटिक ओबामा की जगह अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आ गई है। राष्ट्रपति बनने से पहले, अपने कैंपेन के दौरान, राष्ट्रपति बनने के बाद अपने वक्तव्य में ट्रंप ने जो कुछ कहा उससे दुनिया भर में थोड़ी उथल पुथल मची है, और जो कि लाजमी भी है। क्या उसका असर भारत और अमेरिकी संबंधों पर पड़ेगा? खासकर रक्षा क्षेत्र में दोनों मुल्कों के बीच में जो नजदीकियां पिछले कुछ सालों में देखने को मिली थी और बढ़ी थी, उस पर क्या इस ट्रंप के कार्यकाल में कुछ असर होगा? और असर होगा तो किस तरह का होगा? बाकी बड़ी ताकतें, खासकर रूस और चीन, इस संबंध के मद्देनजर किस तरह से देखती हैं, उनमें किस तरह की सुगबुगाहट है? आज यही जानने की कोशिश करेंगे तीन खास मेहमानों के साथ अपने इस खास कार्यक्रम में, और करेंगे उनसे चर्चा। चर्चा शुरू करने से पहले मेहमानों का परिचय। मेरे बिल्कुल बाएं से शुरुआत करें। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. लिड्डा साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत सर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। और उनके बगल में है मेजर जनरल भूपेश जैन, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल R.K. अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत सर। एक लंबे अरसे के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत आपसे, मेरा पहला सवाल ही कि आपसे बातचीत करना है, लेकिन दोनों देशों के संबंध नए निजाम के आने के बाद किस तरह से होते हैं, एक रिपोर्ट पर डालते हैं नजर, फिर करेंगे चर्चा। रक्षा क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा हथियार उत्पादक देश है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में नई सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया, जिसका असर रक्षा क्षेत्र में भी देखने को मिला। 2007 के बाद से रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा का करार हो चुका है। 3 अरब डॉलर से ज्यादा का पोसेइडन एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ। 4 अरब डॉलर से ज्यादा का C-17 ग्लोब मास्टर हवाई जहाज सौदा हुआ। 2 अरब से अधिक का सुपर हर्क्यूलिस जहाज का सौदा हुआ। 3 अरब डॉलर से अधिक का अपाचे अटैक और चिनूक हेलीकॉप्टर सौदा हुआ। और हाल ही में 145 M777 हॉविट्जर तोपों का भी सौदा हुआ है। कुछ परियोजनाएं जिनमें मेक इन इंडिया के तहत F-18 और F-16 लड़ाकू विमानों के निर्माण की बात है, उन पर ओबामा दौर में बातचीत निर्णायक दौर में बताई जा रही थी। इस बीच ओबामा प्रशासन ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर भी घोषित किया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बातचीत की गई। बीते वर्ष लेमोआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर भी दस्तखत हुई, जिसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे से रक्षा क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ले सकते हैं। अमेरिका में अब निजाम बदल गया है। बराक ओबामा की जगह अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में जिस तरह अमेरिका फर्स्ट की वकालत की, वो तमाम क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित भारतीय रक्षा विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. वक्त जायजा लेने का है। भारत अमेरिका रक्षा रिश्ते किस दिशा में बढ़ सकते हैं, ये सोचने का है। अमेरिका के नए निजाम का भारत अमेरिकी रिश्तों और खासकर रक्षा क्षेत्र में हुए करारों पर क्या असर पड़ेगा? ट्रंप के आने से क्या इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा या उन रिश्तों पर विराम लगेगा? रूस के साथ रक्षा रिश्तों को भारत अब कैसे संतुलित करेगा? हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों मुल्कों के बीच सहयोग पर क्या असर पड़ेगा? चीन भारत अमेरिकी रिश्तों को किस नजरिए से देखेगा? इसमें भारत के लिए क्या कुछ सकारात्मक पक्ष भी है? क्योंकि अगर अमेरिका को अपने हर प्रोडक्ट की तरह रक्षा क्षेत्र में उत्पाद के लिए भी बाजार चाहिए, तो भारत से बेहतर बाजार उसे कहां मिलेगा?
अपने कार्यक्रम में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लोकसभा टीवी। या तो ये रिपोर्ट रही, लेकिन पहला रिएक्शन आमतौर पर रवि सर आपसे ही कि कैसा देखते हैं आप, खासकर ट्रंप के आने के बाद में इंडो यूएस रिलेशंस को किसी नए दिशा में जाते हुए, नए डायनामिक्स में कैसे देखते हैं आप? ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनकी पॉलिसीज निर्भर करेंगी नेशनल इंटरेस्ट पे। अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट ही डिक्टेट करेगा, चाहे वो इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस हो, पॉलिटिकल रिलेशंस हो, या किसी और देश के साथ। ये उनका नया मंत्र रहेगा। अब इसमें देखना है कि जिस किस्म के सुधार हुए हैं भारत और यूएस के बीच में, खास करके डिफेंस के क्षेत्र में, उसको सस्टेन करने के लिए क्या क्या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन करती है। लगता तो ऐसा है कि जो फाउंडेशन है वो ऐसी बना दी है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ हो रहा था भारत के साथ, वो भी उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो रहा था। यूएस जो है वेस्ट एशिया से निकलना शुरू कर दिया है। पिवट टू एशिया उनकी न्यू पॉलिसी है। चीन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी कि अगर किसी के साथ किसी भी क्षेत्र में कुछ सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करनी है तो दोनों तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन होना पड़ेगा। मगर क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो इस रीजन में चीन का मुकाबला कर सकता है दूसरों के साथ मिलके, और क्योंकि भारत का जो आर्म्स मार्केट है, जो हमारी वेपन्स रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़े, वो अगले 10-20 साल में बताया गया है कि $100 बिलियन हो सकती है। तो ये भी अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में होगा कि वो हमारे साथ संबंध बना के रखे। भूपेश जी, आप कैसे देखते हैं? मतलब चूंकि आपने वहाँ सर्वे किया है, आप देखा है आपने उसका इंटरेस्ट नेशन फर्स्ट की तो बात है, आप किस तरह से देखते हैं भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को? जैसे मैं आपको पहले बातचीत जब हम कर रहे थे आपको बता रहा था कि एक यूनिक रिलेशनशिप है। अमूमन तौर पर पॉलिटिकल रिलेशनशिप डेवलप होने के बाद मिलिट्री रिलेशनशिप डेवलप होते हैं दो देशों के बीच में। जी हाँ, किसी दो ग्रुप देशों के बीच में। और पर यहाँ पर सबसे पहले जो रिलेशनशिप डेवलप हुए 1991 में, वो जिनको कि क्लाइटर्स प्रपोजल बोला जाता है, उनके लिहाज से डेवलप हुए थे, जिसके अंदर के काफ़ी कुछ फौज अमेरिकन फौज से भारतीय सेना के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के साथ साथ उनके संबंध एस्टैब्लिश हुए थे। 1998 तक ये अच्छी तरह से चले। 1995 में सबसे पहली बार जो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और विलियम पेरी के बीच में पहली डिफेंस कोऑपरेशन का डायलॉग के मिनट साइन हुए थे। उसके पश्चात 9/11 हुआ, उसका इम्पैक्ट आया और इंडिया और अमेरिका के बीच के जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ने शुरू हुए। 2005 में एक रिलेशनशिप के ऊपर प्रणब मुखर्जी और डोनाल्ड रामफील्ड ने एक 10 साल के लिए एक कोऑपरेशन साइन किया था, जिसमें 13 भिन्न बिंदु थे। और उसके नीचे डीपीजी डिफेंस पॉलिसी ग्रुप और प्रोडक्शन के लिए एक ग्रुप बनाया गया, पॉलिसी के लिए एक ग्रुप बनाया गया, और उस प्रकार से बढ़ता चला है। तो जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो दोनों देशों ने अपने अपने फायदे को मद्देनजर देखता हुआ है, और जो आगे भी होगा वो अपने अपने फायदों को मद्देनजर रखते हुए ही चलेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इस वक्त जो अमेरिका का जो रिलेशनशिप इमर्ज होता है भिन्न देशों के साथ, उसके अंदर भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके लिए दोनों पार्टियों की सपोर्ट है, हिंदुस्तान में भी और उधर भी। ओके, लीडर सर, आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात है कि इसको और मैं अगर थोड़ा आगे पूछूं, जैसे लियोमा साइन हुआ, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर की बात है, ये स्मूथली चलेगा या इसमें कुछ रोड ब्लॉक्स देखते हैं आप, या फिर नहीं देखते हैं? सबसे ज़रूरी बात जो हमको समझनी चाहिए कि पर्सनालिटी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ टोटली डिफरेंट
फ्रॉम द वंस दैट वी आर यूज्ड टू हैंडलिंग, जो हम हमारे साथ जिनके ताल्लुक रहे, ये बिल्कुल फर्क है। ये टिपिकल अमेरिकन है। उसका मतलब ये है कि ए टिपिकल अमेरिकन जो है वो बोल्ड होता है। ओके। दूसरा, वो डील पसंद करता है और वो डील बना सकता है। और तीसरी बात जो याद रखने की है कि इतना लंबा नहीं सोचते। अच्छा अच्छा, ओके। इमीडिएट के अंदर रिजल्ट चाहिए उनको। तो क्योंकि ये 3 फैक्टर को अगर आप नजर रखो तो सबसे बड़ी बात जो उभर के आती है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप चीजों को नए नजरिए से देखेगा और वो अगर उनको उल्टा करना पड़े तो वो करने से कतराएगा नहीं। ओके। इसके अंदर वही चीज जो भूपेश ने बोली कि अमेरिका ने पहले हमारे साथ एंगेजमेंट मिलिट्री फील्ड से स्टार्ट की। क्यों? वो मिलिट्री के साथ डील करने में कंफर्टेबल थे। ठीक है। हमारे पॉलिटिकल क्लास से उनको इतना कंफर्ट नहीं था जितना कि फौजी कैटेगरी के साथ। ठीक। तो अब वो कहाँ पहुंचे? अब वो चीज स्लो हो गई क्योंकि अब वो बात मिलिट्री के हाथ से निकल गई। अब वो आ गई सिविल एरिना में। तो अब जो एक्चुअल खिलाड़ी हैं वो उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। और इसके मतलब कहने का मकसद ये है कि मेरे अपने विचार से ये जो अब्रेजन था, उल्टा था मामला, ये सीधा होने वाला है। एक सवाल उससे आपसे जुड़ा हुआ कि एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि अगर वो पूरे अभी तक का जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है या जो उनका पूरा सोच है जिसमें CIA का इन्वॉल्वमेंट है, नेटो का जो अपना डायनेमिक्स है, उसको चेंज करने जा रहे हैं, तो वहाँ का जो एक वो बड़ा वर्ग है, वो चाहे उनकी आर्मी हुई, पेंटागन हुआ, CIA हुआ, अगर उनका जो कोर्स ऑफ एक्शन अभी तक रहा है वो अगर बदलेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। तो किसका से ज़्यादा रहेगा? जिसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप वही रहेंगे जो कि कैंडिडेट ट्रंप थे। एक डिबेट ये भी रही थी कि वो वही सब बातें कर पाएंगे, नेटो बदल जाएगा, वो जो ब्लॉक्स थे संभवतः बदल जाएंगे। ऐसा होते देखते हैं आप? ऐसा नहीं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी शोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। ओके। तो क्या होता है इस यूरो एशियन लैंड मास के अंदर, वहाँ उनकी नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको इकोनॉमिक और मिलिट्री टर्म्स में देखिए। अब वो नेटो को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि अभी नेटो होना ही नहीं चाहिए। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि नेटो वालों आपने सारे खर्चे बंद कर दिए और हमारे ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, आप अपना हिस्सा इसके अंदर डालो तो ये चलेगी, वरना मेरे को कोई इतराज नहीं है इसको भंग करने के लिए। ओके। तो इस नजरिए से अगर आप देखोगे तो आपको जितने आंसर चाहिए वो सब के सब मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके। आपने बात किया जो पैसिफिक में जो जिस तरह से उन्होंने चीज़ें की हैं, और खासकर साउथ चाइना सी एक बड़ा टॉपिक है, वहाँ किस तरह का असर देखते हैं आप? और वहाँ से अगर वो चीज़ों को बदलते हैं तो उसका असर किस तरह का रहेगा? इंडो US डिफेंस रिलेशनशिप अभी 2 फैक्टर्स पे आधारित है। एक है चीन। बिल्कुल बिल्कुल। और चीन के खिलाफ अमेरिका देखता है कि इंडिया उनकी तरफ होना चाहिए। अपना पैसा बचाओ, इंडिया को आर्म करो, इंडिया को कैपेबल करो कि चीन को का मुकाबला कर सके दूसरों के साथ, सिर्फ अकेले ही नहीं। हाँ, पूरे रीजन में। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि वेस्ट एशिया, मैंने बोला कि वेस्ट एशिया से अमेरिकन और कोएलिशन का प्रेजेंस कम होता जा रहा है। इधर पाकिस्तान पे भी निर्भरता कम होती जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सबको मालूम है, जब से भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए तब से पाकिस्तान गया अमेरिकन कैंप में और इंडिया ने अपने आप को अलाइन किया रशिया के साथ दोस्ती में। तो अमेरिका के साथ जो संबंध रहे वो मिनिमल लेवल पर, खास करके डिफेंस फील्ड में। 71 में तो ये ऐसा हुआ कि निक्सन ने तो धमकी भी दी और 7th फ्लीट को भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में। तो तब से डिस्ट्रस्ट था। मगर अब ये चीन का जो खतरा है, चीन की तरफ से जो थ्रेट है,
भारत को भी लग रहा है कि ज्यादा है। पाकिस्तान की तरफ से जो थ्रेट है उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान को हम निपट सकते हैं, चीन की तरफ से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जब ये गरमाइश शुरू हुई है अमेरिका के साथ, और अमेरिका ही पुश कर रहा है ये रिलेशनशिप इंडिया के साथ, इंडिया ट्रेडिशनली थोड़ा चिंतित रहा है कि अमेरिका लेट डाउन कर देता है, ट्रस्ट नहीं रहा, मिसट्रस्ट रहा है। मगर अब इसीलिए वो 4 जो एग्रीमेंट साइन होने हैं जिसके लिए अमेरिका हमारे पीछे पड़ा है, एक ही एग्रीमेंट साइन हुआ है। चारों एग्रीमेंट हमें लीडर साहब बता रहे थे हेविली अमेरिकन की तरफ लोडेड हैं, इक्वल, काफी अनइक्वल एग्रीमेंट हैं। और एक तो साइन हुआ है, बड़ा छानबीन करके चेंजेस करके नाम भी बदली कर दिया है। तो इस प्रकार अभी काफी समय लगेगा अमेरिका के साथ ट्रस्ट बनाने में, मगर ये चीन फैक्टर जो है डेफिनेटली दोनों को नजदीक ला रहा है। इतना नजदीक कि दोनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट दे दी है कि साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट वगैरह होनी चाहिए। सिर्फ अभी हम ये नहीं माने हैं कि जॉइंट पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ये भी शायद होने ही वाला है। तो चीन के खिलाफ जितना हम अमेरिका के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके इस थ्रेट को निपट सकते हैं, तो शायद दोनों साइड उसका प्रयास करेंगे। एक चीज इससे आगे का सवाल कि इंडिया का जो चाइना के साथ रिलेशन है, जैसे अभी कहा जाता है कि ट्रेड बड़ा डोमिनेट करता है रिलेशन को डेवलप करने में या मेंटेन करने में, तो इंडो चाइना जो ट्रेड रिलेशन है वो, चाइना यूएस जो ट्रेड रिलेशन है वो भी बहुत है। इनकी डायनेमिक्स को देखते हुए भी क्या ये सब जो अदावतें हैं वो आगे बढ़ेंगी और कितनी लाजमी है कि बढ़ेंगे आगे? इससे पहले मैं जाऊंगा वो जो 4 एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, एंड यूजर एग्रीमेंट का 2009 में जो क्लॉजेज हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही थी, जिनकी वजह से कुछ डील्स नहीं हो पा रही थी, तो उसके ऊपर समझौता हो गया था। मुझे नहीं लगता आज इसके बाद दोबारा एंड यूजर एग्रीमेंट दोबारा कभी खुलेगा। ओके, उसके बाद LSA लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसका उन्होंने एक और फॉर्म में पिछले साल इंडिया के साथ समझौता कर लिया है, वो भी एक किस्म से साइन हो गया। मेरी विचार से वो एक तरह से फिनिश हो गया। तीसरा है सिस्मोआ। सिस्मोआ 2009 में शायद हमारा मूड था हम साइन करेंगे, लेकिन उसके पश्चात जब इक्विपमेंट आना शुरू हुआ C-17, C-130, तो इंडिया ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि वो इसको साइन नहीं करेगा, और उसको साइन ना करने के लिए पैसे दिए ताकि वो मॉडिफिकेशन उस इक्विपमेंट में की जा सके, ताकि हम अपना उसके अंदर जो इक्विपमेंट है लगाएं। ओके, तो इसके बाद जब वो इक्विपमेंट ले लिया और ये उसके बाद सिस्मोआ साइन नहीं किया, तो ये एक डिसीजन पिछली यूपीए सरकार ने लिया। ये देखना होगा कि ये सरकार इसको बदली करती है या उसके साथ चलती रहती है, इसका फैसला है। उसी प्रकार से जो बेका है, जो स्पेशल अरेंजमेंट्स के बारे में है, अमेरिका आजकल उतना ज्यादा सर्वे नहीं कर रहा है, सब प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। ओके, तो उसके अंदर भी कुछ एक क्लॉजेज हैं जो इंडिया को पसंद नहीं थी और इंडिया ने उसको एग्री नहीं किया है, और यूपीए ने इसको साइन नहीं किया। इसलिए देखना होगा कि करंट गवर्नमेंट इसको, मतलब अभी तक बाईपार्टिसनशिप जो रही है वो काफी कुछ हद तक रही है अमेरिकन पॉलिटिक्स साइड, पर इसके बारे में थोड़ा देखना होगा। दूसरी चीज जो आपने नेक्स्ट, तो ये था इसका इतिहास, ठीक है। जो दूसरा अपने इतिहास के बारे, जो ट्रेड के बारे में, देखो ट्रेड और सिक्योरिटी बहुत रिलेटेड है, बिल्कुल, इसमें हमेशा रहे हैं, हर किसी देश के लिए रहे हैं। ये जो ट्रेड ही है जो चाइना को जिसने सिक्योरिटी दिया और उसके पश्चात इस हालात में लाके खड़ा कर दिया कि आज वो एक ताकत है, मतलब एक ताकत है। जी बिल्कुल। हमारा ट्रेड जो है अमेरिका के साथ चाइना के ट्रेड के मुकाबले ऑलमोस्ट 10वां हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कम है। हमारा जो टोटल जीडीपी है और चाइना का जीडीपी सबको मालूम है। चाइना इस वक्त 10 पे पहुंच गए, हम अभी सिर्फ 2 या 2.5 2 या 2.5 के लगभग होंगे। तो मेरे विचार से आज की डेट में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो ट्रेजरी के बॉन्ड है चाइना के पास अमेरिका के, विच इज़ 50% ऑफ आवर जीडीपी। सो चाइना के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
जैसे जनरल लीडर सर ने हमें बताया कि बेसिकली ये डील होनी है, और वो जिस दिन डील हो गई तो चाइना अमेरिका रिलेशनशिप भी नॉर्मल रह सकता है। जो एक्टिविटीज़ और जो स्टेटमेंट्स बुश की आई हैं रशिया के लिए कि उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, मेरे ख्याल से वो भी कुछ हद तक नेटो को इम्पैक्ट करने का और कुछ हद तक चाइना को इम्पैक्ट करने का। ओके। सो मेरे विचार से टीपीपी से इसका विड्रॉ करना यूएस का जी, जो कि ऑलरेडी कर दिया है, और ऑस्ट्रेलिया का ये बोलना कि वो टीपीपी में अमेरिका की जगह चाइना को लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये पिछली चेंज ऑफ वर्ल्ड पावर में जहां पर ब्रिटेन ने ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर लिया था, अमेरिका भी विड्रॉ कर रहा है? मेरे विचार से ये वर्क इन प्रोग्रेस है। इस स्टेज के ऊपर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, पर एक चीज के ऊपर मैं निश्चित हूं, हर हालात में चाहे इन सब फैसलों का कोई भी फैसला आए, इंडिया का अमेरिका के साथ रिलेशनशिप जो सपोर्ट है वो बनी रहेगी। इसके अंदर कितना इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं हम या अमेरिकन, ये निर्भर करेगा और चीज़ों के ऊपर, पर इसमें जो गूढ़ता है, जो मित्रता है, जो स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी हद तक बनी रहेगी। इसके आगे का सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक जब कॉमन आदमी से डिस्कस करो तो वो ये कहता है कि ठीक है अमेरिका सुपर पावर है, मिलिट्री पावर है, उसके साथ रिलेशन डेवलप करना ठीक है, लेकिन चाइना उभरती पावर है। अमेरिका इंडिया का टोटल डिपेंडेंसी या बहुत क्लोज जाना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में इंडिया की कितना है? ये अभी तो देखने में अच्छा लगता है कि बड़ा इंडो यूएस रिलेशन और डिफेंस रिलेशन बड़े मजबूत हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इंडियन मिलिट्री को, इंडियन सिक्योरिटी को किस तरह से देखते हैं? ये अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा इसका? मेरा अपना नज़रिया ये है कि जो भी हो रहा है वो यूएस चाइना की सेटिंग में हो रहा है, और हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। अगर हम उस चीज़ को समझते हैं तो हमारा कहाँ पर होना वो एकदम तय हो जाता है। अच्छा, ओके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले सेंचुरी की सबसे बड़ी जो एंगेजमेंट अमेरिका ने की वो चाइना के साथ की। ठीक है, जब यूएसएसआर का डिमाइस हुआ तो नेक्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन थी? चाइना। और चाइना उस समय समझ गया कि अब हमारी बारी है, तो उन्होंने अपनी मार्केट अमेरिका को ऑफर की कि हम अपनी मार्केट खोल देते हैं और आप हमारे को एक्सप्लॉइट कर सकते हो इकोनॉमिक। ठीक है। रीजन दे वर राइडिंग यूएस वीकनेस, जो कि ग्रोथ ऑफ देयर जीडीपी वाज ओनली एट 1%। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो पूरे के पूरे जो डेमोक्रेट पीरियड रहा क्लिंटन ऑनवर्ड्स, ये 8 साल उन्होंने इसको हिलने नहीं दिया, क्योंकि उससे क्या हुआ कि अमेरिका पैसा बनाने लगा चाइना से, और चाइना को क्या मिला? चाइना को सिक्योरिटी मिली कि अब वो कंटेन नहीं होंगे, एंगेज होंगे। ओके। अब सेंचुरी इनका जो अमेरिका का एम था अपने आप ग्रो करना और रिजीम चेंज कराना चाइना में टू ए डेमोक्रेटिक रिजीम, वो हो नहीं पाया। जी हाँ। तो आज जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने हैं तो उनके सामने क्या है? 20 साल डेमोक्रेटिक वो रहा फॉर एंगेजिंग चाइना। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उससे अमेरिका को बेनिफिट नहीं हुआ, इकोनॉमिकली अमेरिका वीक होता चला गया। ऊपर से उनके जो टर्न डाउन हुआ 2008 में, उसमें उभरने के लिए इन्होंने सिक्योरिटी जो खरीदी इनके लिए, वो उनके लिए लायबिलिटी बनी, जो इकोनॉमिक स्लम्प हुआ। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद मतलब वो लायबिलिटी बन गई इनको, तो कंट्रोल सारा का सारा चाइना के हाथ में गया। ये कोई अमेरिकन को पसंद नहीं है, वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं और फिर से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एज द सोल सुपर पावर। ओके। अच्छा, इस सेटिंग के अंदर, इस सेटिंग को बिगाड़ने वाला कौन है जिसको हम स्विंग स्टेट्स कह सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। रशिया हाँ।
और इंडिया, इंडिया ये दो बड़े मुल्क हैं जिनके पास खसूसियत है कि एक के पास टेक्नोलॉजी है, दूसरे के पास में मैन पावर है, न्यूक्लियर दोनों है। जिस तरफ ये चले जाएंगे वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो चाइना का एफर्ट ये है कि रशिया हमारे साथ मिले। रशिया का एफर्ट ये है कि भाई अमेरिका से तो बनती नहीं, तो हम इनके साथ हो लेते हैं, तो एटलीस्ट हमारा कुछ से हो जाएगा। हाँ, कुछ से हो जाएगा, कुछ सिक्योरिटी आएगी हमारे पास। ठीक है ना। जी जी। इंडिया अभी तक अनडिसाइडेड है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इन ट्रम्प प्रेसिडेंसी वो ये दोनों स्विंग स्टेट्स को अपनी तरफ स्विंग करने की कोशिश करें, रशिया एंड इंडिया। क्योंकि अगर ये स्विंग कर लेते हैं तो वर्ल्ड बिल्कुल बदली हो जाएगा। वर्ल्ड इसलिए बदली हो जाएगा कि जो पावर चाइना सोच रहा है कि उसके पास है, तो वो पावर जो है बहुत सिवियरली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और अच्छा जी। और इसके अंदर एक चीज और हमको देखना चाहिए, चाइना का जो जियोपॉलिटिकल मूव है वो क्या है। वो जो रिमलैंड जिसको कहते हैं, वो रिमलैंड के कंट्रोल के ऊपर है। उन्होंने ये टाइम क्यों चुना? क्योंकि अमेरिका कमजोर है। उन्होंने कहा कि इस समय अगर हम इस एरिया के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो फ्यूचर तक रहेगा हमारा कंट्रोल। तो फ्यूचर तक रहेगा और अमेरिका को हमारी परमिशन से ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ेंगे हिंटरलैंड में। तो इन अनदर वर्ड अमेरिका यहाँ से वाइंड अप होके जाने में मजबूर हो जाएगा। ओके, इससे कितना एग्री कर रहे हैं? दूसरा, इसका फिर इफेक्ट इंडो, जैसे अब साउथ चाइना सी में जो डोमिनेंस की कोशिश है, कुछ इंडियन ओशन तक भी सीन है, इसका प्रभाव कैसे आप चाइना का बढ़ते देखते हैं? और क्या इंडिया उस स्थिति में आ रहा है अमेरिका के मदद से कि कंटेन कर पाएगा चाइना को? भारत को तो काफ़ी डर है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो CPEC पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जी हाँ, बना जी हाँ, है, जी हाँ। इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक सेंट्रल टू रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ही बन सकता है। अगर ये सफल हो गया तो CPEC के ऊपर ही चीन की, पाकिस्तान की और कुछ दूसरे देशों की जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इस पे ही बेस्ड होगा, इसको बचाने के लिए होगा। दूसरा, चीन की तरफ से जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है और अब वो साउथ चाइना सी से हट के इंडियन ओशन में भी ऑपरेट करने लग गए हैं, इस करके खतरा काफ़ी बढ़ गया है। और हमारी तैयारियां जो हैं उसकी गति उतनी तेज नहीं है कि चीन का मुकाबला आसानी से कर पाए। तो इसीलिए मैं ये देखता हूं कि भारत का इंटरेस्ट यही होगा कि जो भी उसे मदद करे, चाहे रशिया या अमेरिका, हमारी जो कैपेबिलिटी है चीन के मुकाबले उसका टक्कर देने के लिए भी साथ साथ बन जाए। तो इस करके हमारे जो डिफेंस पॉलिसी है वो भी उस दिशा में ही जाएगी। लेकिन सर एक चीज़ देखते हैं, अब जैसे सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका के पास में कुछ नेबरिंग कंट्रीज थे, वो जो ब्लॉक्स था बड़ा बड़ा उनके फ्रेंडली था। चाइना के पास वो उस तरह का नहीं है। थोड़ा रशिया हम मानते हैं कि उनके संग है आजकल पहले, लेकिन वो जो साउथ चाइना सी के जितने देश हैं वो हॉस्टाइल हैं। जापान हो गया, ताइवान है, आपका बाकी देश हो जाए। इधर इंडिया से भी उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, सिर्फ वो पाकिस्तान से कह सकता है कि रिलेशन अच्छे हैं। तो सुपर पावर बनने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ भी संबंध उसके बेहतर नहीं है। ये एक ब्लॉक रहेगा या नहीं रहेगा? मगर भारत के खिलाफ तो चीन ने अभी तक काफ़ी प्रयास किए हैं और अभी भी जारी हैं, और अपनी तरफ से जो उनकी आर्थिक सहायता जो वो दे रहे हैं, भारत जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उन्होंने बनाया था भारत के इर्द गिर्द घेरा डालने के लिए, वो अभी तक जारी है, अभी तक जारी है। और अब भारत के भी प्रयास अभी हाल ही में शुरू हुए हैं कि इन देशों को, इंडियन ओशन रिम में जो देश हैं या इंडियन ओशन में आइलैंड नेशंस हैं, उनको भी ड्रिफ्ट करके चीन की तरफ ना चले जाएं। और उसमें कुछ अभी सफलता हुई है, मगर चीन के प्रयास कम नहीं हुए हैं, चाहे वो म्यांमार हो या श्रीलंका हो या सीशेल्स हो, मॉरिशस हो और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका हो, उसके काफ़ी। और जब आप देखें चीन कितनी आर्थिक मदद करता है, बांग्लादेश में कितनी मदद की है, सबमरीन दी है, ये सब चिंता का विषय है। और चीन की अपनी एयरफोर्स और नेवी का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो अमेरिका बना रहा है लेटेस्ट हथियार, चीन उसकी कॉपी करके जल्द ही फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने, एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह काफ़ी तेज़ी से
ये बढ़ोतरी होती जा रही है और हमारी जो पेस है वो उतनी मैच नहीं कर पा रही। वक्त शुरू से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का आईडीए में। और ब्रेक में जाने से पहले चर्चा की आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद भारत अमेरिकी रक्षा संबंध किस दिशा में जा सकते हैं और जिस हिसाब से पूरी दुनिया में चीज़ें चेंज हो रही हैं। और जैसे हमारे तीनों खास मेहमानों से हम चर्चा कर रहे थे, एक और जो बात हम दर्शकों को बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. लिड्डर साहब और मेजर जनरल भूपेश कुमार जैन साहब अमेरिका में सर्व कर चुके हैं डिफेंस अटैची के तौर पर, तो लिहाजा भारत अमेरिकी संबंधों को किस और नज़रिए से उन्होंने भी देखा है वो भी हम जानेंगे। आपका जो टेन्योर रहा था उस दौरान कैसे आप देखते हैं, एक तो थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं, और वो जो ट्रस्ट की बात जनरल अरोड़ा ने करी थी वो क्या धीमे धीमे अब किस लेवल पर आया है, कुछ बना है, बेहतर हुआ है? देखिए, जब मैं वहाँ पहली बार गया तो अपने न्यूक्लियराइजेशन के बाद गया। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसके बाद में हमारा जो था वो स्टेटस वहाँ पर 0 था। वो तो एक टफ पीरियड रहा होगा तो हाँ, उस पीरियड में हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं था। अच्छा, बिल्कुल सुपरफिशियल इंटरेक्शन हुआ, चाहे डिप्लोमेसी हुआ चाहे मिलिट्री फील्ड में हुआ। फिर 9/11 हुआ। 9/11 के बाद में ये सब क्लियर हो गया उनको कि आतंकवाद जो है ये अब उनके घर तक पहुंच गया। उस समय तक उनको ये लगता था कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है, होने दो, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। ये मिथ जो था उनका टूट गया। हाँ। उनको ये पता लग गया कि ये सारा के सारा जो काम हो रहा है टेररिज्म का, वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के हेल्प से हो रहा है। सऊदी अरेबिया का मनी है, पाकिस्तान का वो और पाकिस्तान एक रेडी फैक्ट्री है जो इन्होंने अफगानिस्तान में लगा रखी है। तो ये सारा उनको मालूम था उस समय। उसको जब पता लगा तो उन्होंने सेलेक्टिवली इस स्वैम्प को खाली करने की कोशिश की। उन्होंने जो हल्का ऑब्जेक्टिव था अफगानिस्तान का उसको हैंडल किया और पाकिस्तान को छोड़ दिया। पाकिस्तान के साथ, जैसे मैं कहता हूँ, अमेरिकन लव डील्स। इन्होंने डील बनाई कि आप हमको सी लैंड रूट दे दो तो आप कश्मीर में जो करना चाहते हो कर लो, आप कर सकते हो, क्योंकि वो उन्होंने मांगा कि भी हम तुम्हें ये देंगे लेकिन आप हमारे कश्मीर के अंदर जो हम कर रहे हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे। तो ये पॉइंट था उस समय, जबकि और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब 9/11 हुआ तो हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले अपने कंडोलेंसेस भेजे। किसी टीवी ने उसको नहीं दिखाया। अच्छा। और फिर जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भेजा वो सारी टीवी पे दिखाया। तो हमने जाके उनसे ये पॉइंट रेज किया कि आप ये कर क्या रहे हो। तो वहाँ ये हमारे लोएस्ट पॉइंट थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो उस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखते हैं तो आज हम काफ़ी दूर आ गए, क्योंकि बेहतर आ गए। हाँ, उससे बेहतर आ गए। और मैं उस समय इंडो यूएस रिलेशन को डिस्क्राइब करता था कि ये मैंने पहली पुस्तक पढ़ी है अच्छा, जिसको 50 साल लगे लिखने के लिए, और उसमें प्लेटिट्यूड ऑफ गुड इंटेंट ही लिखा और किसी ने कोई, बहुत सारे राइटर्स ने उसके अंदर लिखा, ओनली 1 चैप्टर बुक इन द वर्ल्ड, और उसमें प्लेटिट्यूड ऑफ गुड इंटेंट, मतलब कि हाँ, हम रिलेशन बेहतरीन करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन एक भी सॉलिड कदम नहीं उठाया गया जिससे कि हमें ऐसा लगे कि ये हमारे प्रति सॉफ्ट हैं, बेहतर हैं। हाँ, अब इम्प्रूवमेंट हो रही। लेकिन मेरा अपना विचार है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के आने के बाद में जो इन्होंने ओबामा के साथ बातचीत की, उसके अंदर एटलीस्ट अब इन्होंने ये कहना शुरू किया कि हाँ, ये सिस्टम हम आपको दे सकते हैं और आपके यहाँ बना सकते हैं। ये हमारे
मुल्क वासियों को ये पता होना चाहिए कि अमेरिका कभी भी फ्रंटलाइन टेक्नोलॉजी किसी को भी नहीं देता। तो ये F-16 है, F-18 है, ट्रेंटन USS है, ये सब C-30 है, 130 है, ये जितनी चीज़ें, अब C-17 भी उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बंद है, TPQ-37 है, जितने सिस्टम हमको उन्होंने ऑफर किए हैं वो उनकी सर्विस से बाहर जा रहे हैं। ओके ओके, इसके आगे का सवाल आपसे कि जब एक सवाल यहाँ पर भी है कि जब इंडियन गवर्नमेंट का जोर है कि हम टेक्नोलॉजी को लें, अपने यहाँ मेक इन इंडिया करें, अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें, जब न फ्रांस न मान लीजिए वेस्ट या अमेरिका नहीं देगा तो उससे बेहतर रशिया था कि कम से कम वो टेक्नोलॉजी कुछ लेवल तक तो देता था। तो कितना सही है इस संबंध को आगे बढ़ाना, या ये भी ज़रूरत बन गई है कि अब जाना ही पड़ेगा इंडिया के लिए? ऐसा है कि जब 2009 में हम गए थे ना, तब ओबामा जी नए नए राष्ट्रपति बन करके आए थे, और सबसे पहला, उससे पहले 2 साल जो यूपीए के साथ जो उनके रिलेशनशिप चल रहे थे, उनको कुछ खास उम्मीद नहीं थी भारत से। तो फर्स्ट ट्रिप जो प्रेसिडेंट ओबामा ने की चाइना के साथ, लेकिन सर 2006 में परमाणु समझौता हुआ तो थोड़ा संबंध बेहतर तो हो गए थे। करेक्ट, पर 2009 में जाकर के उन्होंने चाइना को बोला, आओ हम मिलकर G2 बनाते हैं। अच्छा, हाँ, जिसका जिक्र आपने किया, जी जी, आओ हम मिलकर G2 बनाते हैं, दोनों इकट्ठे रहेंगे और बाकी सब एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, जो कि ना तो चाइना ने पसंद किया और बाकी देशों को तो पसंद आने बात है। जी हाँ, जी। और ये बात इस 8 साल के दौरान कहां तक पहुंच गई आप देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछी रशिया के बारे में, रशिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं बड़े अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छा इक्विपमेंट लिया, यूज़ किया है, लेकिन कुछ एक उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं और ये काफ़ी डिस्कस होती रहती है मीडिया के अंदर कि सर्विसिबिलिटी स्टेट, स्पेयर पार्ट्स का लेना मिलना, और प्राइस स्पेयर्स का बहुत महंगा होना, उनका ज़्यादा देर तक ना चल पाना। फॉर एग्जांपल कुछ एक इंजन है जो रशियन इक्विपमेंट की, वो 500 घंटे के बाद सर्विसिंग होती है उनकी, वो भी रशिया में, जबकि वही इक्विपमेंट अमेरिकन जो है वो 5000 या 6000 या 10,000 घंटे के बाद सर्विस होता है, और वो आप यहाँ कर सकते हो। अच्छा, तो ये ऐसे ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं दुनिया के अंदर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी खरीदी नहीं दी जाती, कोई नहीं देता, बनाई जाती है। जी हाँ, जी हाँ। तो सरकार ने बहुत सही में शुरू किया है मेक इन इंडिया, और ये 70 साल के बाद शुरू हुआ है, समय लगेगा। आपके पास रास्ता कोई नहीं है स्वाय मेक इन अपने आप बनाने के और सीखने, अपने आप डेवलप करने के। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो छूट जाएंगे, तो टॉप एंड टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। अभी आप पिछले जो विजिट हुई थी ओबामा की, उसमें 7 बातें हुई थी। रेवन ने आना था, रैकी मॉड्यूल मिलना था 130J के लिए, मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावर सोर्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी, CNBR न्यूक्लियर बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव और केमिकल की जो कि प्रोटेक्टिव गियर है उसका आना था, M777A2 जेवलिन और इंडू। सिर्फ इसमें M777A2 हुआ है, वो भी M777A2 नहीं हुआ, वो वर्जन हमारे पास नहीं आया, क्योंकि M777A2 में भी जो गन एंड से और जो कंट्रोल एंड है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन यूज होता है वो सिस्मोआ है, तो इस वजह से वो भी हमको नहीं मिला। वो ब्रिटिश के लिए जो डिजाइन किया गया BAE सिस्टम द्वारा वो हमको मिलेगा। तो एक्चुअली में M777A2 फुल सिस्टम हमें नहीं मिल रहा, वो हट करके मिल रहा है। सो सिर्फ इसमें एक ही हुआ है, बाकी 6 नहीं हुए हैं। अब आप देख लीजिए कितना समय इस बात को भी हो चुका है। तो इसमें 2 चीजें हैं, 2 फैक्टर्स हैं। एक तो जैसे सर ने बताया कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कोई नहीं आती, दूसरा एक और है L1। L1 भी जिम्मेवार है इसके लिए। आप उतना प्राइस देने के लिए तैयार हैं FMS रूट के जरिए, ये देखने की बात होगी। एक चीज आखिर में, अगर हाँ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपके चैनल के मीडियम से कि देखिए, हम ये सोचते हैं कि अमेरिका हमें नहीं दे रहा और रशिया हमारा बहुत क्लोज गहरा दे मित्र रहा है, हाँ। लेकिन ये शायद बहुत कम भारतीयों को मालूम है कि उन्होंने हमें डील दी
कम पैसे में इंडियन रुपी में पेमेंट किया, लेकिन अपना जंक भी साथ दिया। कैसे? अब हमने 130 मिलीमीटर गन मांगी, उन्होंने कहा हाँ दे देंगे, लेकिन आपको 122 मिलीमीटर गन भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, ओके, ठीक है। जैसे हमने बोला हमें AN-12 जहाज चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, लेकिन आपको IL-14 भी लेना पड़ेगा, जो कि डकोटा से भी खराब जहाज था, उसी कैटेगरी का। ओके। 122 मिलीमीटर हमें चाहिए ही नहीं था, बिकॉज वो हमारे पास था उसकी 105s। लेकिन उन्होंने हमेशा जब भी ऐसा कोई डील किया तो आपको साथ में जो उनके वहां पर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, हाँ, वो भी आपको खरीदने मजबूर किया, तो बात वहीं की वहीं आ गई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अब एक चीज़ आखिर में यही कि फोकस क्या साउथ चाइना सी की तरफ है, एशिया की तरफ है, अगला जो बड़ा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है वो इसी एरिया में होने की संभावना आप देखते हैं? आप, हमने नेटो की बात करी है, रेडिकल इस्लाम बढ़ रहा है, तो क्या ये एरिया बहुत वॉलेटाइल रहेगा इस साउथ चाइना सी में? अगर हमारा और चीन के साथ अगर कुछ होना है तो अगर वो भारत पंगा लेगा जाके वहाँ पे तभी होगा। अच्छा, ओके। हमारी क्षमता नहीं है कि हम अकेले ही साउथ चाइना सी में जाके इतनी लंबी लॉजिस्टिक्स लाइन खोल के हम मुकाबला कर सके। नहीं, पर जो थोड़ा बहुत पंगा ले रहे हैं वो ठीक है अभी, मतलब जैसे कि मिसाइल देने की बात है या मान लीजिए एक्सरसाइज करने की बात है। ये तो पॉलिटिकल सपोर्ट है। ओके। जैसे आप रशिया की बात कर रहे थे, ये तो मानना ही पड़ेगा कि रशिया ना होता तो कितनी बार जो संकट आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, हर समय रशिया ने ही अपना वीटो इस्तेमाल किया है, हमारी मदद की है। ये तो है। अब देखो एयरफोर्स में चाहे वो IL-76 हो, AN-12 हो, AN-24, 32 वगैरह जितने भी जहाज, हेलीकॉप्टर, मी सीरीज के हेलीकॉप्टर, अपनी सारी बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं, अपने टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, जब भी हमें कहीं मुश्किलात आई अपना डेवलप करना या किसी और से खरीदना, तो रशिया ने हमारी मदद की है और फ्रंट लाइन और लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया है जो हमें चाहिए था। ये बात सही है कि साथ में कुछ जंक भी दिया है। और फिर जब तक रुपी ट्रेड था तब तक सही था। अभी हार्ड करेंसी में काफ़ी इतना सस्ता भी नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरेटिवली बनिस्बत थोड़ा सस्ता है। बट जहां उन्होंने बोला विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, असल में पूरी ट्रांसफर नहीं की, उनके क्वालिटी इश्यूज रहे। फिर भी ओवरऑल अगर आप देखें, रशिया एक ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है। जी जी। और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप को खतरे में डालना भारत के हित में नहीं होगा, क्योंकि जैसा आपने अभी तक सुना है, अमेरिका के साथ ऐसा डिफेंस संबंध नहीं है कि जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और जो हमें मिल रही है हमको असला चाहिए वो मिल रहा है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। तो ये हमें और पिछले 2-3 साल में जब से हमने P-8I और C-17, C-130, अभी अपेचीज और चिनूक्स वगैरह का सौदा किया है, तब से रशिया नाराज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये और बात है कि हाल ही में जो अभी तक हमने $10 बिलियन का तकरीबन ऑर्डर एश्योर किया है, उससे कुछ शांति हो गई है। तो बाकी ये तैयारी की तो खैर जरूरत है ही। एक चीज और, चूंकि आपने इसका जिक्र किया है, मैं थोड़ा सा CPC और जब अभी उरी पर अटैक हुआ उस दौरान हुआ, तो रशियन और पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सरसाइज भी देखने को सुनने को मिली थी और उस दौरान बड़ा कंसर्न इंडिया में जताया गया था और वो कॉल ऑफ नहीं की गई थी। क्या ये एक जेस्चरिंग है जैसे कि बताने की रशिया की तरफ से भी आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जेस्चरिंग है, पोजीशनिंग है, मैसेज भेजना है। हाँ। और जब हमने नाराजगी दिखाई, पहले तो ये एक्सरसाइज एक चीन के साथ, एक रशिया के साथ काफ़ी नज़दीक भी होनी थी हमारी। हमारे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगिट नॉर्दर्न एरियाज के एरिया में भी होनी थी, फिर उन्होंने बदली कर दिया। तो उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, उन्होंने भी हथियार बेचने हैं। अगर हम इतने हथियार 10 साल पहले हमारा डिफेंस ट्रेड अमेरिका के साथ $300 मिलियन का था, अभी $14 बिलियन है आज और बढ़ने जा रहा है। रशिया ने भी अपने मार्केट देखने हैं कि, और पाकिस्तान ने रशियन इक्विपमेंट खरीदा है, मी हेलीकॉप्टर वो चलाते हैं और अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं।
तो उन्होंने भी अपना मार्केट देना है, देखना है। हमको तो वो बोलते रहेंगे कि आपके खिलाफ नहीं है, ये उनको काउंटर टेररिज्म के लिए चाहिए और ये पहले से ही सौदा हो रखा था, ऐसा जिक्र तो होता रहेगा, बट उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी देखना है। इंडिया के पॉइंट से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर मिडिल ईस्ट की तरफ से किस तरह के बदलाव ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप की जो पॉलिसी खासकर मिडिल ईस्ट की है, नेटो को लेकर कुछ बातें हैं, अफगानिस्तान को लेकर उनकी जो पॉलिसी है, खासकर मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म को लेकर जो उनकी बातें हैं, उसमें आप कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो कैंपेन रेटोरिक था वो अलग था, और एक चीज़ जो उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कही और वो मीडिया के अंदर आई कि उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया है, और अफगानिस्तान के बारे में उनका अभी तक कोई खास कमेंट नहीं आया है। परंतु इन सब के बीच में एक और व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो है जनरल मैटिस। जनरल मैटिस सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर थे, और मुझे पर्सनली मौका मिला उनके साथ एक शाम बिताने का उनके घर में, जनरल वीके सिंह के साथ, और उनके पूरे विचार सुनने का मौका मिला। वो एक बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और बहुत ही थॉरो प्रोफेशनल है, और अगर उनके विचार से अगर देखा जाए तो मेरे विचार से अगर उनके विचार जो है राष्ट्रपति तक उनके पहुंचेंगे, ट्रंप तक, तो उसके लिए अगर वो उनके पाकिस्तान उनके विचार सुन ले तो उनको कंफर्ट नहीं होगा, पहली बात। और डिफेंस डिपार्टमेंट के विचार इस डील के अंदर इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी जाने हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रशिया का और बात कर रहे थे नाराज होने का, जब हम रशिया के नजदीक के तब अमेरिका भी तो थोड़ा सा नाराज था ना हमसे। तो ये तो इंटरनेशनल बैलेंस चलता रहेगा। अगर हम डिफेंस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हमारा डिफेंस रिलेशनशिप रशिया के साथ भी ठीक है और अमेरिका के साथ भी काफी ठीक है, और डिफेंस लेवल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट रशिया का अमेरिका के साथ और चाइना का अमेरिका के चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस का अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के साथ रिलेशनशिप काफी हद तक ठीक है। और जब भी हमने पाया जहां नाराजगी किसी की थी तो थी छोटे कंट्री की, फिलीपींस की, वियतनाम की। ये लोग प्रेसिडेंट ओबामा की प्रेसिडेंसी के दौरान श्योर नहीं थे कि उनको सपोर्ट मिलेगी चाइना को काउंटर करने के लिए। दैट इज वाई इन लोगों ने सबने चाइना के साथ समझौता कर लिया। ओके, आखिर में चूंकि समय कम है, एक जवाब आपसे, फिर मैं लीडर साहब से बात। पाकिस्तान का क्या पोजीशन देखते हैं? पाकिस्तान कहीं बहुत क्लोज चाइना की तरफ जाएगा और जाता दिखाई देगा? अमेरिका से जो थोड़ी दूरियां उसकी बनी हैं वो फर्दर रहेंगी, डर है जो की बात, या फिर कुछ संबंध सुधरते देखते हैं आप? अमेरिका पाकिस्तान संबंध जो खास कर है, मुझे अमेरिका पाकिस्तान संबंध ऐसी हालात में ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नहीं दिखाई देते। ओके, आप कैसे देखते हैं? और खासकर सीपीसी को लेकर जिस तरह का जोर चाइना का और पाकिस्तान का है। मैं पहले वापस साउथ चाइना जाना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा समय, क्योंकि समय कम बचा है। ठीक है, जल्दी खत्म कर दूँ जी। ऐसा है, ये दुनिया की जो आकांक्षा है कि अमेरिका अभी छोड़ के जा रहा है, ये नहीं होगा। ये सिर्फ ट्रेड के लिहाज से अपनी इकोनॉमी को उस सारे ऑर्गेनाइजेशन को रेवअप करने के लिए की जा रही नहीं, कि वो नहीं चाहते कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करें जिससे कि उनकी अपनी इकोनॉमी वीकर हो विदाउट मच गेन्स। मतलब अपना पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, वो उस ब्लॉक को इसलिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये मालूम है कि अगर वो उस एरिया से डिसएंगेज करते हैं तो जिस तरीके से फिलीपींस चला गया, जिस तरीके से उन्होंने म्यांमार को दबोच लिया, उस तरीके से इनके बाकी जो मेजर एलाइज हैं वो भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, जिससे कि पैसिफिक का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो अमेरिका के लिए नो गो हो जाएगा। और मेरी अपना विचार ये है कि आने वाले समय के अंदर ये लड़ाई एशियान के ऊपर होगी, एलिजेंस ऑफ एशियान। क्योंकि ये बहुत वाइटल ग्राउंड है अगर आप इन दो ओशंस को जोड़ना चाहते हो। इन दो ओशंस के बीच में अमेरिका बैठा है, एक इधर से म्यांमार ले लिया, उधर से फिलीपीन ले लिया, तो आने वाले समय में इस एरिया के अंदर आप देखेंगे कि यूएस और चाइना टसल शुरू होगी। अब आता हूं मैं पाकिस्तान के जी। पाकिस्तान ने ये स्विच किया, इकोनॉमिक फ्रंट रख के एक
जियोपॉलिटिकल स्विच किया फ्रॉम अमेरिका, जिसको वो अनरिलायबल अलाई मानते थे, टू चाइना, जिसको वो रिलायबल अलाई मानते हैं। ये करने के बाद में जो इनको अमेरिका के साथ जो थोड़ी बहुत बची वार्मथ है वो खत्म हो जाएगी। ओके। और जो पैसा वो दे रहे थे इनको वो अब खुल के नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब ये बिल्कुल जिस तरीके से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह यूएस ऑर्बिट में है, उस तरीके से पाकिस्तान अब चाइनीज ऑर्बिट के अंदर। तो चाइना आज अगर आप कैलकुलेट करो तो नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और चाइना का गठबंधन जो है ये अटूट है। और इसका जो है एशियान के अंदर जो झगड़ा होगा चाइना के साथ, जो इंडियन ओशन के अंदर ये अपना पिवट कर रहे हैं चाइनीज़, और पाकिस्तान का जो रवैया के, आई थिंक यूएस पिवट रिक्वायर्स इंडिया, और ये हमको समझ लेना चाहिए और सस्ते में हिंदुस्तान को नहीं बेचना चाहिए। ओके, इसको आप कैसे देखेंगे? अगर इंडिया इस स्थिति में है तो इंडिया को कैसे जाना चाहिए? मतलब इंडो यूएस रिलेशन आगे आने वाले समय में कॉशियसली चलना चाहिए या ब्लाइंडली चलना चाहिए? अभी और भी बातें हैं जिस करके इंडिया को यूएस के साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशन बनाने चाहिए। पहली बात है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप अमेरिका के बगैर नहीं हो सकती। एनएसजी, एमसीटीआर की अगर हमें मेंबरशिप मिली है उनके सपोर्ट से ही मिली है। एनएसजी में अगर हम घुसेंगे तो अमेरिका के सपोर्ट से घुसेंगे। इसके अलावा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपीईसी में भी हम मेंबरशिप की ट्राई कर रहे हैं। अभी तक अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया है, मगर अगर वो सपोर्ट करते हैं तभी चांस है हमें घुसने का। इस किस्म के काफ़ी ग्रुपिंग्स हैं, काफ़ी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, अमेरिका के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यही है डिफेंस पार्टनरशिप की। अगर हमने अपनी काबिलियत बढ़ानी है, अगर हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम सफल करना है, अगर हमने अपनी निर्भरता रशिया के ऊपर कम करनी है, चीन का मुकाबला करना है, तो अमेरिका के बगैर नहीं हो सकता है। चलिए, उम्मीद की भारत अमेरिकी संबंध इस दिशा की तरफ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, तमाम बातों का जवाब देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। भूपेश जी, आपका भी धन्यवाद। जनरल लीडर सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपने आज यही जानने की कोशिश करी कि एक नए अमेरिकी राष्ट्रपति आने के बाद भारत अमेरिकी संबंध किस दिशा में जा सकते हैं, जाते दिखाई देते हैं, और खासकर साउथ चाइना सी की बात हो, एशिया की बात हो, इन देशों में किस तरह से डायनेमिक्स बदल रहे हैं और भारत का हित किस दिशा में ज़्यादा है। आइडियाज़ खास कार्यक्रम में इतना ही। हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सपोर्ट चाहिए, अमेरिका के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यही है डिफेंस पार्टनरशिप की। अगर हमने अपनी काबिलियत बढ़ानी है, अगर हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम सफल करना है, अगर हमने अपनी निर्भरता रशिया के ऊपर कम करनी है, चीन का मुकाबला करना है, तो अमेरिका के बगैर नहीं हो सकता है। चलिए, उम्मीद की भारत अमेरिकी संबंध इस दिशा की तरफ जाएं। बहुत धन्यवाद रवि सर, तमाम बातों का जवाब देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। भूपेश जी, आपका भी धन्यवाद। जनरल लीडर सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपने आज यही जानने की कोशिश करी कि एक नए अमेरिकी राष्ट्रपति आने के बाद भारत अमेरिकी संबंध किस दिशा में जा सकते हैं, जाते दिखाई देते हैं, और खासकर साउथ चाइना सी की बात हो, एशिया की बात हो, इन देशों में किस तरह से डायनेमिक्स बदल रहे हैं और भारत का हित किस दिशा में ज़्यादा है। आइडियाज़ खास कार्यक्रम में इतना ही। हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।